इस बार की सर्दी तो हड्डियों तक उतर आई है। सुमनगढ़ एक छोटा सा गांव, जहां सर्दी सिर्फ मौसम नहीं होती, यहाँ रिश्ते भी ठंडे और गर्म होते रहते थे। सुबह की धुंध में औरतें अलाव ताप रही थी, बुजुर्ग धूप का इंतजार कर रहे थे। अरे ये तो कुछ भी नहीं हमारे जमाने की सर्दी के आगे। और इसी गांव में एक चाय की दुकान थी, जिसका मालिक था सुरेश। सर्दी के मौसम में उसकी दुकान से उठती चाय की भाप पूरे गांव को अपनी तरफ खींच लाती थी। आज तो खेत में जान निकल गई। हाँ भाई, चलो सुरेश की चाय पी लेते हैं, थोड़ी ताकत आ जाएगी। सर्दी में उसकी चाय ना पी तो दिन अधूरा लगता है। सर्दी की उस सुबह जब सुरेश की दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी, उसी भीड़ के बीच एक जाना पहचाना चेहरा आकर खड़ा हो गया। यह मजनू था, पुराना दोस्त, लेकिन आज खाली हाथ और टूटी हिम्मत के सुरेश साथ। भाई, काम छूट गया है। अगर तुम्हारी दुकान पर थोड़ा सा भी काम मिल जाए तो ये सर्दी कट जाएगी। मजनू, मैं चाहता हूं मदद करना, लेकिन अभी मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। मजनू ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुड़ गया। सर्द हवा से ज्यादा ठंड अब उसके दिल में लग रही थी। तभी रेखा सुरेश के पास आती है और कहती है कि आपने उसे जाने क्यों दिया? वह आपका दोस्त है सुरेश, और वैसे भी हमें एक आदमी की जरूरत है। सुरेश ने चाय का कप नीचे रखा, आवाज धीमी की और रेखा की तरफ देखा। रेखा, मैंने उसे बेवजह मना नहीं किया। जहां वह पहले काम करता था वहां उसने चोरी की थी, इसी वजह से उसे निकाल दिया गया। यह सुनकर रेखा के चेहरे के भाव बदल गए। मजनू सारी बातें सुन लेता है, उसके अंदर बदले की भावना आ जाती है। उसे लगता है कि उसका अपमान हुआ है। ये सर्दी तो जान ही ले लेगी। तभी सुमनगढ़ गांव में चंपालाल नाम का एक बुजुर्ग अचानक बीमार पड़ जाता है। तेज बुखार की वजह से वह बिस्तर पर पड़ा होता है। उसकी पत्नी रामी पास बैठी होती है और गांव वाले हाल चाल पूछने आते हैं। उसी भीड़ में मजनू और सुरेश दोनों मौजूद होते हैं। रामू काका, अब तबीयत कैसी है? बुखार तो थोड़ा उतरा है ना? तभी मजनू मन ही मन बड़बड़ाने लगता है। अब आएगा मजा। मेरा अपमान किया ना सुरेश, अब देखना मैं क्या करता हूँ। चंपा काका, ये सर्दी भी अजीब है और ऊपर से रोज बाहर की चाय पीते हो। सुना है ऐसी चाय से तबीयत बिगड़ जाती है। रामी काकी दुखी होकर बोलती है, लेकिन बाहर से तो यह रोज सुरेश की दुकान की ही चाय पीते हैं। नाराज मत होना रामी काकी, मैं बस कह रहा हूँ आजकल हर जगह मिलावट है। हाँ, सही कह रहे हो। इस सर्दी में तो जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ जाती है। लेकिन मजनू की यह चाल भी फीकी पड़ जाती है। सर्दी बढ़ते ही आज सुरेश की चाय की दुकान पर जबरदस्त भीड़ लग जाती है। उधर मजनू पेड़ के पीछे खड़ा यह सब देखकर गुस्से से भर जाता है। कमबख्त, सोचा था दुकान खाली रहेगी और यहाँ तो भीड़ ही भीड़ है। सुरेश की किस्मत आज भी साथ दे रही है। रेखा, आजकल सोच रहा हूं हमारी चाय की दुकान अच्छी चल रही है,
क्यों ना चाय के साथ थोड़ा नाश्ता भी जोड़ दें? आगे चलकर हमारे भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। जैसा तुम ठीक समझो सुरेश। मेहनत हमारी है तो तरक्की भी होगी। अगली सुबह सुरेश खेतों की तरफ चाय लेकर पहुंचा। ला भाई सुरेश, चाय ला, नहीं तो पूरा दिन खराब जाएगा। भाइयों, सोचा है अब चाय के साथ थोड़ा नाश्ता भी जोड़ दूं, ताकि आप लोगों की सेवा और अच्छे से कर सकूं। अरे सुरेश, ये तो बहुत अच्छी बात सोची है तूने। सर्दी में चाय के साथ नाश्ता मिल जाए तो मजा आ जाएगा। गांव में बातों को फैलने में देर नहीं लगती और सुरेश रेखा की यह योजना भी जल्द ही मजनू तक पहुंच गई। अच्छा, तो ये बात है। हाँ मजनू भैया, और सुना है दुकान भी नहीं बनवा रहा है। मौका देखते ही मजनू खुद चलकर सुरेश की दुकान पर पहुंचा, जैसे कोई पुरानी बात दोबारा छेड़ने आया हो। आओ मजनू, आओ। क्या लोगे, चाय या फिर समोसा? अरे नहीं नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। चलो अंदर जाकर बात करते हैं। वह दोनों अंदर चले जाते हैं। मैंने सुना है सुरेश, तुम चाय के साथ नाश्ता भी ऐड कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है ये तो। और ऐसे में तुम्हें एक आदमी की जरूरत भी होगी शायद। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। माफ करना मजनू, मैंने कुछ दिन पहले ही एक आदमी रखा है। मुझे पता है तुम्हें काम की जरूरत है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनते ही मजनू का चेहरा शांत रहता है, लेकिन अंदर से उसे तेज गुस्सा आ जाता है। वह कुछ कहता नहीं, बस मन ही मन कुछ और ही सोचने लगता है। अरे तुम क्या जानो सुरेश, अब मैं क्या करने वाला हूं। अरे नहीं नहीं सुरेश, मैं तुमसे काम मांगने नहीं आया। बस ऐसे ही मन किया तो आ गया। आखिर दोस्त काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा। धन्यवाद दोस्त मजनू। अरे मेरी दाल जल रही है। रुको रुको मजनू, 2 मिनट में आया। अरे जाओ सुरेश, जाओ। मैं यही हूं। अब देखता हूं कैसे चलती है तुम्हारी दुकान। तुमने मेरा अपमान किया है ना। सुरेश के जाते ही मजनू चुपचाप खाने के पास कुछ छेड़छाड़ करता है और किसी को शक ना हो इस तरह वहां से निकल जाता है। मैं जैसा कहूं वैसा ही करो, समझे? अरे आप चिंता मत करें मजनू भैया, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अरे भाई सुरेश, क्या बनाया है? जल्दी दे यार, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी मजनू का भेजा हुआ आदमी वहां आ पहुंचता है। अरे सुरेश भाई, मुझे मजनू ने भेजा है। सुना है यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है। हाँ हाँ, बैठो, मैं अभी थाली लगाता हूँ। अरे सुनो, मुझे यही वाली थाली देना। जिस थाली की बात हो रही थी उसे देखकर सुरेश अचानक चौंक जाता है और थोड़ा घबरा भी जाता है। अरे नहीं, मैं आपको दूसरी बढ़िया थाली लगा देता हूँ। नहीं, मुझे तो यही वाली थाली चाहिए। इतने में मजनू खुद आगे आ जाता है। क्या हुआ किशोर, क्या बात है? देखो ना मजनू, मैं जो थाली मांग रहा हूं ये दे ही नहीं रहा। कैसी दुकान है ये? तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, यहां तो ढंग से ग्राहक की सेवा भी नहीं होती। क्यों भाई सुरेश, जो खाना मांग रहा है उसे दे क्यों नहीं रहे हो? अरे बर अरे यार, ये सब छोड़ो, इसे खाना दो। मजनू जबरदस्ती वह खाना उठा लेता है और सीधे किशोर को थमा देता है। किशोर उसी थाली से खाना शुरू करता है। अरे ये क्या खाना है भाई? बिल्कुल फीका है, खाने लायक ही नहीं। क्या हुआ किशोर भाई, खाना अच्छा नहीं था क्या? अरे नहीं मजनू, ये खाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये सुनते ही मजनू बातों को बढ़ा चढ़ाकर सुरेश की दुकान की बेइज्जती करने लगता है। देखो देखो भाई लोग, कैसा खाना बनाया है, न स्वाद है न नमक।
मजनू, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या सुरेश, ऐसा कैसे चलेगा? तभी सुरेश सच्चाई बता देता है। मजनू, वो खाना मैंने कुत्ते के लिए रखा था। मैंने मना भी किया था, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। मेरे पिताजी सिखाते थे कि दिन की शुरुआत में एक रोटी गाय और कुत्ते को देना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। जब मना कर रहे थे कि खाना हमारे लायक नहीं है तो उठाया ही क्यों? हाँ हाँ भाई, गलत है। ये तो मजनू की ही गलती है। अब हंसी सुरेश पर नहीं बल्कि मजनू पर उड़ रही थी। अरे रे, भागो, सामने भूत खड़ा है। डर के मारे गांव के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अरे भाई सुरेश, एक कप चाय का लगाना। अरे रे, भागो, सामने भूत खड़ा है। क्या कहें सुरेश भाई, धंधा तो धंधा है, कभी अच्छा चलता है, कभी मंदा ही चल जल्दी रहा है। भागो, भूत गांव में घूम रहा है। हे राम, ये क्या हो रहा है? भाग जाओ यहां से, ये जगह अब मेरी है, वरना अंजाम बुरा होगा। सुरेश डरता नहीं बल्कि ध्यान से उस भूत को देखने लगता है। उसे वह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। तभी हवा से मुखौटा थोड़ा हिल जाता है और सुरेश पीछे का हिला हुआ सिर देख लेता है, जो बिल्कुल मजनू जैसा लगता है। अच्छा, तो ये बात है, मतलब मुझसे बदला लिया जा रहा है। अगली रात मजनू फिर से भूत बनकर लोगों को डराने आता है, लेकिन इस बार सुरेश पहले ही गांव वालों को बता चुका होता है। डरो मत भाई, हमने सुना है ये कोई भूत नहीं, कोई बहरूप या पागल है। अगर भूत होता तो ऐसे सामने आकर डराता क्या? भूत तो पेड़ों पर रहते हैं, ये तो बस हमें डराने आया है। गांव वालों की बात सुनकर लोगों का डर कम हो जाता है और मजनू की चाल धीरे धीरे सबके सामने आने लगती है। उस रात मजनू फिर से भूत बनकर पेड़ पर चढ़ जाता है। अच्छा, तो शेर मजनू पेड़ पर चढ़ा है। अब देखते हैं मजनू। अभी तक सुरेश के कोई ग्राहक नहीं आए हैं, थोड़ा और सो लेता हूँ। थोड़ी देर बाद थक कर वहीं पेड़ पर ही सो जाता है। क्या हुआ लालू चाचा, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुंह इतना उदास क्यों है? अरे सुरेश, मैं अपनी सीढ़ी कहीं रखकर भूल गया हूँ, अब मिल ही नहीं रही, क्या करूं? अरे लालू काका, कहीं आपकी सीढ़ी तो नहीं जो पेड़ के पास पड़ी है? अरे हाँ, यही तो है मेरी सीढ़ी जिसे मैं ढूंढ रहा था। लालू चाचा सीढ़ी उठाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। तभी मजनू की नींद खुलती है। नीचे देखता है तो सीढ़ी गायब होती है। अरे ये क्या हो गया, सीढ़ी कहाँ गई? अब मजनू की हालत खराब हो जाती है। पेड़ पर खड़ा खड़ा वह खुद डर जाता है। अरे कोई है क्या? मदद करो, कोई मुझे नीचे उतारो। अरे मजनू, तुम ऊपर क्या कर रहे हो और ये मुखौटा पहनकर पेड़ पर क्यों चढ़े हो? गांव वालों की बातें सुनकर मजनू को अपनी गलती समझ आ जाती है। सॉरी सुरेश, गुस्से और जलन में आकर मैंने बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश की,
जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब समझ आ गया है कि मेरी गलती कितनी बड़ी थी। मुझे दिल से माफ कर दो।